मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स विथ मी अनीशा। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मैंने पहले के लेक्चर्स में बता दिए हैं, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के साथ ही, वहाँ पे आप जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। आज हम बहुत ही बेसिक और ईजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर ग्रेजुअली हम क्वेश्चंस के टफनेस को देखते हुए धीरे धीरे समझेंगे क्वेश्चंस होते कैसे हैं और उन्हें करना कैसे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक फिलिप्स दिख रहे हैं और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 15.1 के। यहाँ पे देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू वॉट। ये 1 होता है, ठीक है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई लेते हैं तो इसका सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। सेम इसी बात को यहाँ पे वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो चीज़ मैंने ये डिस्कस करी थी पिछली क्लासेस में। इसका सेकेंड पार्ट पे जब हम आते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हो ही नहीं सकती। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज़ 0। और इस तरीके के इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इस चीज़ को भी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब भी 0 होती है दैट मीन्स दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, उसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेनली टू हैपन, जो बिल्कुल ही होगा, जो सर्टेन है, श्योर है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इसे अगर मैं फिगर्स के फॉर्म में लिखूं सो पी ई वैल्यू इज इक्वल टू 1, जो मैंने बताया था। तो पी ई वैल्यू इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। ठीक है, ऐसे इवेंट श्योर इवेंट हो गए। और जो पी ई इक्वल टू 1 मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा रहा है, बस इसी को वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन दैट इज़ 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ कैसे आती हैं। इसके लिंक आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप वहाँ जाके रेफ़र कर सकते हो इन चीज़ों को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब है कि अगर जैसे मैंने टॉस किया कॉइन को, तो उसके हेड आएंगे या टेल आएंगे, ये 2 चीज़ इवेंट्स हो गए उसके। ठीक है, तो इन दोनों की अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ का सम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, उसका सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 5th पार्ट में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू डैश एंड लेस दैन एंड इक्वल टू डैश। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में अगर दिखाने की कोशिश करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। मैथमेटिकली बस इतनी सी बात है, बस इसको वर्ड में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमें पता थी, बस उन चीज़ों को वर्ड्स के फॉर्म में दे दिया तो हम थोड़ा सा जम्बल्ड हो जाते हैं कि आंसर क्या होगा, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट सो ईजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है यहाँ पे कि हमें बताना है कि ये 3-4 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 में। हमें ये बताना है कि इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में से किसके इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया रखा है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब ये होता है कि जिसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है, कोई बाइसिंग नहीं है वहाँ पे, सबके इक्वल चांसेस हैं आने की। जैसे अगर हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं लूडो का गेम खेलते वक्त, तो हमें पता नहीं होता है कौन सा फेस आएगा। ऑल द फेसेस ऑफ द कुबॉइड आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, कोई सा भी नंबर हमें आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार विल स्टार्ट और नॉट स्टार्ट।
ठीक है, तो ये क्या इक्वली आउटकम हुआ? नो, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है उसकी बैटरी डेड होगी, हो सकता है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है कि कार में फ्यूल ना हो। ठीक है, तो कई सारे चांसेस हैं वहाँ पे कि कार स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? कार विल नॉट स्टार्ट इफ़ इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर की जगह हम लिख सकते हैं इफ़ द फ्यूल इज़ नॉट इन द कार। तो ऑप्शन आपके पास है। सेकेंड पार्ट पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। ठीक है, तो ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स हुआ? गेस करो आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी हम कोई भी गेम खेलते हैं तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो गेम डिपेंड करता है। वनली टू शूट और टू मिस ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम बास्केटबॉल का गेम खेल रहे हों तो सिर्फ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बास्केटबॉल को किक करना या थ्रो कर देना, बास्केट में डाल देना ही एक काम हो रहा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हम रन कर रहे होते हैं, बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हो सकता है दो प्लेयर आपस में टकरा जाएं, तो हर बार यही नहीं होगा कि वनली द बास्केट बॉल विल गेट शूटेड और नॉट। ठीक है, तो नो, इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या दे सकते हैं कि अ गेम डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, सो इट हैज़ नो इक्वली आउटकम्स। नाउ इसके बाद हम अगर इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो क्या इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे? तो यस, इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। अब ये कैसे होगा? मान लो कि एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। ठीक, आपने क्या देकर आया? फॉल्स आप लिख कर आ गए। आप फॉल्स लिख कर आ गए यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? रॉन्ग। मगर जिन लोगों ने ट्रू लिखा होगा उनके आंसर क्या हुए होंगे? करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था? अगर हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आंसर करते हैं तो वो आंसर हमारा या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो इस वजह से इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। और इस केस का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। Okay, now moving ahead to the fourth part of question number 2. यहाँ पे a baby is born, it is a boy or a girl. तो इसके क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे? Yes, it will be a boy or a girl. यही होगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी यही सेम आंसर हम थर्ड पार्ट वाला ही लिखेंगे कि बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। इस वजह से yes, it has equally likely outcomes. ठीक, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछ रहा है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। क्वेश्चन पहले समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आधा आंसर जब भी हम किसी भी क्वेश्चन पे आते हैं मैथमेटिक्स में स्पेशली, तो आधा आंसर हमारा क्वेश्चन के समझने पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हाफ हम जो करते हैं उसके ऊपर हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्या अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस जब भी किया जाता है किसी भी गेम में, यहाँ पे मेंशन है फुटबॉल गेम, फुटबॉल गेम के शुरुआत में जब कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं दो टीम्स मिलकर, तो क्या वो फेयर वे है, सही तरीका है ये डिसाइड करने का कि किसे बॉल मिलेगी इन द बिगनिंग ऑफ द गेम? तो यस, ये फेयर तरीका है। क्यों फेयर तरीका है? क्योंकि हमें पता नहीं होता है, इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं उस कॉइन के। हमें पता नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो जब भी वो कॉइन थ्रो होती है और अगर किसी भी टीम ने हेड कहा है तो इट इज़ क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल कि वो हेड कहा है तो हेड आएगा या टेल आएगा, वेदर ही विल गोइंग टू गेन और लूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम आंसर करेंगे यस,
आप इसे completely लिखना कि yes it is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game. ठीक है, और क्यों करेंगे हम इसे consider? Because tossing a coin has equally likely outcomes hence the outcomes are completely unpredictable. यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो सॉल्यूशंस के और फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो. इट इज़ क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड नाउ. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हमें यहाँ पे ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. इनमें से जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, A, B, C एंड D, इसमें से हमें बताना है कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो A ऑप्शन देखते हैं. A क्या है? 2/3. हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा हो जाता है न्यूमरेटर से. ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वैल्यू क्या होगी? हमेशा लेस देन 1 आएगी. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे क्लीन करके लिखती हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ सको. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन वाज 2/3. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें पता है कि 0 और 1 के ही बीच लाई करती है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हमारा हो सकता है. ठीक है, सी ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो सी ऑप्शन था 15%. 15% मतलब क्या होता है? परसेंट मीन्स पर 100 मीन्स अपॉन 100. अगेन यहाँ भी देखो क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि ये वैल्यू भी 1 से छोटी आएगी. और ये वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव थी सो इट विल बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो. तो ये जो वैल्यू है वो किसके बीच लाई कर रही है? 0 और 1 के बीच में, यानी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा. इसके बाद हमारा डी ऑप्शन था 0.7. अगर 0.7 को डेसिमल से हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इट विल बी 7/10. अगेन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है यानी इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी. पॉजिटिव वैल्यू है सो इट विल बी ग्रेटर देन 0. सो 0.7 भी हमें दिख रहा है कि ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है. मगर क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना था? कैन नॉट बी. कौन प्रोबेबिलिटी नहीं होगा? सो येस द आंसर विल बी बी ऑप्शन. बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है. ठीक है, निगेटिव साइन आने की वजह से ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है. तो निगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं है प्रोबेबिलिटी होने का. तो इस वजह से बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा. इसके आगे बढ़ते हुए जब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हुए आते हैं हम. वेट अ मिनट, यहाँ पे हम आए 5th क्वेश्चन पे. यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी 0.05 है. हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेते हैं और नॉट ई की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो उसका सम क्या होता है? हमेशा 1. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है, नॉट ई, सो दैट विल बी 1 माइनस पी ई. ठीक है, यहाँ पे पी ई की वैल्यू दे रखी थी 0.05, तो उसे अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें उसी इवेंट के नॉट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सो 0.95 विल बी द आंसर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू क्या आ गई? 0.95.
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको सचमुच में ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।